मैं डॉक्टर विष्णुपुरी, जो आज चर्चा हुई बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा है। चर्चा मृत आत्माओं की शांति के लिए सचमुच बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं, और उस भटकाव का मुख्य कारण होता है पैसा, आमदनी। वाकई जो कमजोर आदमी है आर्थिक रूप से, पैसे के रूप से जो कमजोर है, वह अपनी पूर्वजों का, मृत आत्माओं का संस्कार तो किसी तरह हो जाता है, कर लेते हैं, लेकिन वाकई अस्थि कलश को जहां पहुंचना चाहिए, जो हमारी परंपरा है, जो धर्म ग्रंथ में विभिन्न तरह के वर्णन हैं, इन वर्णनों के मुताबिक गया का पिंडदान है, उसके बाद पुनपुन नदी का है, इलाका है। ये सब बड़ा महत्वपूर्ण जगह है जहां अस्थि कलश जाया जाता है, ले जाया जाता है और वहां डाला जाता है। इससे होता क्या है कि धर्म ग्रंथ की भी बात अगर हम छोड़ देते हैं, तो वाकई जिनके पिताजी, दादाजी या परिवार के अपने से कम उम्र के भी जो सदस्य हैं, उनकी अस्थियां वहां के जल के जगह जहां का महत्व बताया गया है, आज से नहीं, महाभारत काल से, उसके पहले भी कृष्ण काल में, यानी त्रेता द्वापक से भी यह परंपरा, उसके पहले भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में ये सब कई जगह महत्वपूर्ण हमको शब्दों का प्रयोग मिला। जब पाणिनि ने शोध किया और व्याकरण का निर्माण कर रहा था, पाणिनि के बाद भी आर्यभट्ट ने जब शोध किया जगह जगह घूम करके पूरे विश्व में, और पुनपुन में जाकर ही, यानी मसौदी में जाकर ही, उससे कुछ दूर 5 किलोमीटर के दायरे में उसने जो खगोलीय विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और खोज किया, नक्षत्रों का, ग्रहों का अध्ययन किया, तो उस अध्ययन में भी कई शब्दों का ऐसे प्रयोग किया गया है जहां उस पुनपुन नदी का चर्चा है। तो मानना है मेरा कि इन तमाम बात बड़े बड़े हमारे शोधकर्ताओं ने इस काम को यूं ही नहीं लिखा है। इसलिए इस तमाम बातों को ध्यान रखते हुए शर्मा जी की बात बड़ा ही कारगर है, जो 18 वर्षों से लगातार देश ही नहीं विदेश से भी, जैसे उन्होंने कहा कराची से और कई जगहों से ला करके जो अस्थियां वहां रखी हुई है। हालांकि श्मशान घाट में अस्थियां रखता नहीं है जो वहां का मालिक और प्रभारी है, लेकिन बहुत सा जगह लोग जो जुगा कर रखा और इन्हें प्रेजेंट किया, साधारण बात नहीं है। हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और साहित्य में तो हम लोग बराबर इस तमाम बातों का चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज लोग कहता है कि वैज्ञानिक युग है और इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो संक्रमण काल चला, जिसको कहते हैं कोरोना, यह सिद्ध कर दिया कि हम कितना भी बड़ा वैज्ञानिक बन जाएं, लेकिन अभी प्रकृति के खिलाफ हम नहीं चल सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि भारत के या विश्व के जो लोग कह गए, वह आज के वर्तमान साइंटिस्ट से ज्यादा बड़ा वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपनी तमाम बातों को सिद्ध ही नहीं किया, लिपिबद्ध किया, जिसको देख करके हम आज पीएचडी लिख करके उसको दोहराते हैं, अनुवाद करते हैं, जिससे पीएचडी, डीलिट और अनेक तरह के हिंदी साहित्य में या इतिहास में या विज्ञान में मानक उपाधि प्राप्त करते हैं, और उपाधि के बाद नौकरी करते हैं, अपने जीव को उपार्जन करते हैं। अभी केदारनाथ में सर, आपको रोकना चाहूंगा, मन्ना जी जुड़ गए हैं और मन्ना जी ने रिक्वेस्ट की है कि अशोक कुमार सर अपने विचार रखें आज के दिन पे, और मन्ना जी बस जुड़ रहे हैं। बस सर, अशोक कुमार सर, आप अपने विचार रखें सर। नमस्कार साथियों, भारतवर्ष के इस 72वें स्वतंत्रता महीने के बाद आज इस आरजीएस के पॉजिटिव प्लेटफॉर्म पर जो मन्ना जी ने पूरे जीवंत रखा हुआ है, इसको मुझे भी अपने माता पिता की स्मृति में उन्होंने कहा कि किसी महान विभूति का चयन करें
कि जिससे दोनों ही गौरवान्वित फील करें, तो मैं अपने स्वर्गीय माता पिता स्वर्गीय श्री रामायण सिंह जी और स्वर्गीय श्रीमती लाल मुन्नी जी की याद में आचार्य चाणक्य को ये श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं इस परंपरा को क्यों ऐसा कर रहा हूं, थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथ बहुत से साथी हैं जो जिनके विचार हमें सुनने और बहुत लाभान्वित होना है आज। तो आचार्य चाणक्य की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। मैं अभी कुछ दिन पहले किसी बैंक में गया हुआ था, तो बैंक का सिस्टम काम नहीं कर रहा था और वो बार बार बातें कर रही थी वो लेडी किसी और से फोन पर। तो मैंने नाराजगी जताई, तो उसने मुझसे कहा कि आप टीचर हैं? मैंने कहा जी। और टीचर होके आप गुस्सा करते हैं? उसको लगा कि टीचर का काम गुस्सा नहीं है, सिर्फ क्षमादान है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी की यही बात तो मुझे हिट करती थी कि ये समाज, ये संसार बिगड़ा क्यों? क्योंकि टीचर को गुस्सा नहीं आया। टीचर या गुरु कोई सिर्फ क्षमा देने के पात्र नहीं, वो मतलब अधिकारी नहीं है, वो गुस्सा करने के भी है। आचार्य चाणक्य जी की बात कि यदि अगर टीचर किसी अन्याय को सहता है तो वो ऐसे लोगों को ही पैदा करेगा और बनाएगा जिनमें अन्याय को सहने की, वो बता देगा कि क्षमता बना के रखो, अपनी छाती इतनी बड़ी रखो कि अन्याय सहते रहो। नहीं, आचार्य चाणक्य की इस बात को याद करें कि उन्होंने कहा कि यदि समाज के नियुक्त करे हुए लोग, समाज की व्यवस्था अगर कमजोर पड़ती है अन्याय के प्रतिकार में, अन्याय को सॉल्व करने में, तो अब ये टीचर को बीड़ा उठाना पड़ेगा। और टीचर एक भील बालक को एक राजा बना देता है, वॉरियर बना देता है। इसीलिए मैंने अपने माता पिता की पुण्य स्मृति पर आचार्य चाणक्य को ये नमन करने के लिए ये दिन मन्ना जी ने जो मुझे दिया, और मैं सच बताऊं, वो पीढ़ी, वो जनरेशन, वो वर्ग वंचित हो जाएगा जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करेगा। मेरे माता पिता कैसे भी थे, मेरे माता पिता थे, मेरे माता पिता हैं भी आज, मतलब दुनिया में शरीर नहीं है, मगर मैं उनको सुनता हूँ, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने माता पिता के कारण हूँ। यदि हम अपने बच्चों को कृतज्ञता का भाव नहीं भरेंगे तो यकीन मानिए वो एक जनसंख्या के पार्ट होंगे, वो एक जनसंख्या होंगे कि आप दिल्ली की आबादी 1 करोड़ से 1 करोड़ 2 और बढ़ गई। वो समाज में अपना कोई बहुत बेहतर रोल निभाने के लिए नहीं होंगे, क्योंकि जब कृतज्ञ नहीं होगा, और कृतज्ञता में सबसे पहले माता पिता का, जो कृतज्ञ नहीं होगा उसका होना ही बेमानी है। मैं 1 मिनट और लेता हूँ। मेरे अपने जीवन के 3 ही लक्ष्य थे जब मैं समझदार हुआ। पहला मेरा सेना था, मैंने सेना ज्वाइन करी 8 साल में, सेना में ऑफिसर सिलेक्शन टॉप किया और बहुत शानदार सर्विस करी, जिसका परिणाम रहा कि सेना ने मेरे ऊपर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने मिलकर डॉक्यूमेंट्री बनाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस ने स्पॉन्सर करा, स्किल मंत्रालय ने पे किया, सचिन तेंदुलकर ने प्रोमो दिया, सिद्धार्थ काक ने प्रेजेंट किया। दूसरा था मेरा शिक्षा। शिक्षा में मैंने अपनी ऊंचाइयों को मैं धीरे धीरे हासिल कर रहा हूँ पूरी गहराइयों के साथ। और तीसरा मेरे दिमाग में था कि मैं वृद्धाश्रम खोलूंगा, जो बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देते हैं उनको रखूंगा। मगर शिक्षा में आने के बाद मैंने इसको कमेंट किया कि नहीं, हर वृद्धाश्रम, हर ओल्ड एज होम समाज पर एक दाग है, एक धब्बा है, समाज के लिए एक इसकी बिगड़ी हुई, एक समझ लीजिए बीमारी की एक निशानी है कि कैसे कोई बच्चा माँ बाप को छोड़ देगा, कैसे कोई समाज अपनी संपत्ति को छोड़ देगा। ये हमारे जितने भी हमारे माता पिता, हमारे पूरे समाज के जो लोग हैं, ये हमारी संपत्ति हैं भाई, ये लायबिलिटी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं स्कूल से वो वातावरण बनाऊंगा कि मेरे बच्चों से मेरे माता पिता, माता पिता से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र। इसका मतलब अगर सफल स्कूल है, अगर शिक्षा सफल है, क्योंकि शिक्षा की सफलता व्यक्ति
व्यक्तिगत उत्थान पे नहीं है। व्यक्तिगत में तो कोई भी दौड़ सकता है, भाग सकता है, बाजा बजा सकता है, गा सकता है, कुछ भी कर सकता है। शिक्षा की सफलता परिवार से गिनी जानी चाहिए कि अगर आप सफल हैं तो कितने बड़े परिवार को लेके चलते हैं, ये तो बताएं। अकेले तो कोई भी सफल हो जाता है, हो भी सकता है, चांसेस बहुत हैं। तो मैंने ये अपने खुद से अडॉप्ट किया और इसी को मैं शिक्षा में हर बच्चे पे, मुनि स्कूल जहाँ जहाँ है और जहाँ जहाँ हम करते हैं, इसी बात पर जिक्र करते हैं कि बेटा आपकी सफलता इस बात पर है कि कितने आदमी आपने अपने साथ जोड़े हैं। आपकी सफलता इस बात से पता लगती है कि कितना बड़ा परिवार लेके आप चलते हैं, क्योंकि कमियां मुझ में भी हैं, कमियां सब में भी हैं। और मैं तो कहता हूं कि यदि परिवार आहार, आवास, अलंकार या विचार पे चलते हैं तो ऐसे परिवारों का टूटना निश्चित है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि यदि परिवार आहार, आवास, अलंकार, जरूरतों और विचार पे चलते हैं तो ऐसे परिवारों का टूटना निश्चित है, क्योंकि ये सारा पांचों सामान मार्केट में फाइनेंस पे आ गया है। परंतु यदि परिवार आहार, आवास, अलंकार, विचार और जरूरत के अलावा व्यवहार पे चले तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि आपकी जरूरत से में आपका परिवार बने रहेगा, तो जिस दिन बच्चों की जरूरत बड़ी हो जाएगी, जिस दिन जब बच्चों की जरूरत बदल जाएगी या हमारी जरूरतें बदल जाएंगी, परिवार निश्चित ही टूट जाएगा। परंतु अगर व्यवहार बना रहेगा तो परिवार कभी नहीं टूटेगा। हमारे विचार अलग हो सकते हैं कि मेरे और मेरी पत्नी के विचार ना मिले, तो इसीलिए कहा है कि मतभेद हो, मनभेद ना हो, व्यवहार का भेद ना हो। तो इसी परिवार के बढ़ने का, परिवार बिना अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करे हुए, अपने बिना पूर्वजों के संस्कार और उनके सम्मान के बिना ये चलेगा नहीं। अगर आप ये समझते हैं, मैं तो इसको लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ कि आधुनिक शिक्षा सिर्फ शब्दों का खेल भर ही है। आओ शब्द खेलें, आप मेरे लिए अच्छे अच्छे शब्द बोले, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे शब्द बोलूं। इसीलिए उसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है, दिखने दिखाने का कोर्स कराया जाता है, होने का कोर्स नहीं कराया जाता। आप अच्छे दिखें, आप अच्छा दिखाएं। काश अच्छे होने का भी कोर्स होता, क्योंकि दिखने दिखाने में गड़बड़ियां हो जाती हैं। आपको कई रोल निभाने होते हैं एक दिन में। मान लीजिए मैं हूं या मन्ना जी हैं या कोई भी हमारे साथी हैं, तो हमेशा एक रोल में नहीं रह सकते। अगर आप मालिक हैं तो घर पर भी मालिक नहीं है, बहन के मालिक नहीं है, पति के मालिक, बीवी के मालिक नहीं है। अगर आप कहीं एग्जीक्यूटिव हैं तो परिवार के नहीं है, डॉक्टर हैं तो घर में भी डॉक्टर नहीं है। घर में आप किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी का बेटा है, किसी की बहन है। तो आदमी अगर स्वयं सही आदमी है तो ये तो बाकी कवर है, आराम से हो सकता है। तो मन्ना जी ने जो ये बहुत सुंदर अभियान उठाया है, मैं कहता हूं मन्ना जी, हो सकता है कि आपको आज उचित इसका सम्मान ना मिले, हो सकता है, होना नहीं चाहिए मगर हो सकता है उचित सम्मान ना मिले, क्योंकि मैं ये जीता हूं, देखता हूं। मगर ये गारंटी बात रही, जब इतिहास अपनी घटनाएं लिखेगा तो जिक्र आपका भी आएगा कि कोई आदमी ऐसा था जिसने कठिन परिस्थिति में एक लौ जला के रखी कि अपने पूर्वजों को याद करो और इन पूर्वजों से, उस महान पुरुषों के संस्कार और उनके सम्मानित करने का दौर चलाओ। इतना कह के मैं अपनी वाणी को आराम देता हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी के बहुत सुंदर विचार हैं जो मैंने भी सुनना है, सीखना है, समझना है। मुझे तुरंत एक कॉल पे भी निकलना है, वेबिनार आधे घंटे बाद है, परंतु मैं बिल्कुल आप लोगों की भावना समझता हूं। आपके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना जी और सभी साथियों। मन्ना जी का नेट थोड़ा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार सुनकर हम लोगों को काफी प्रेरणा मिलती है और जब भी मैं आपको सुनता हूँ या संजय सर को सुनता हूँ, काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। मन्ना जी का नेट थोड़ा आज दिक्कत कर रहा है। रिंकल शर्मा जी, अगर आप सुन पा रही हैं मेरे को, तो मन्ना जी ने बताया था कि आपको कुछ बोलना है, आप बोलना चाहती हैं। जी प्रखर, आपको मैं सुन पा रही हूँ और अभी मैंने अशोक कुमार ठाकुर जी के भी विचार सुने, संजय वशिष्ठ जी को भी सुना, विजय शर्मा जी को भी सुना।
और सच बात ये है कि वाकई में बहुत खुशी होती है यहाँ पर जुड़कर। दूसरा, जैसे कि अशोक कुमार जी ने कहा कि मन्ना जी को इतिहास ज़रूर याद करेगा, तो ये वाकई में एक सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, और लोगों को हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को लोग भूलते जा रहे हैं, या शायद उन्हें शर्म आती है उन्हें अपनाने में। अभी ये जो पितृपक्ष चल रहा है, इसको भी लेकर लोगों की कई भ्रांतियां रहती हैं, जो कि संजय वशिष्ठ जी ने बताई भी, दूर भी करी हैं उनसे। शायद अगर लोगों ने सुना होगा तो उनको फ़ायदा उस चीज़ से मिलेगा कि वो कहते हैं अरे कौन आता है मरने, जब मर गए तो मरने के बाद भला कौन आता है? या क्या आपके पूर्वज, मजाक उड़ाते हैं कि क्या कौए हैं क्या आपके पूर्वज, या गाय हैं, जो इस तरह से आप उनको देते हैं। लेकिन मैं कहूँगी नहीं, इन चीज़ों के पीछे भी ये हमारी परंपराएं जो भी हैं पुरानी, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ रीति रिवाज है या एक धर्म से जुड़ी हुई है, ये इसके पीछे साइंस भी है। जैसे कि जहाँ तक मुझे पता है, मैंने एक पढ़ा था कहीं पर कि ये जो समय होता है, इस समय ये जो पक्षी होते हैं, लाइक जो कौवा वगैरह को हम देते हैं, इनके गर्भाधान का समय होता है। तो अगर कहीं पर छत पर ऐसा रखा जाता है, कुछ भोजन रखा जाता है, कुछ पानी वगैरह की व्यवस्था कर दी जाती है, तो वो उसको खाते हैं और उससे कहीं ना कहीं उनको एक समय का भोजन मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो पुरानी रीति रिवाज चली आ रही हैं ये सब बेमानी नहीं है इसमें। अभी मैंने मन्ना जी से हमारी बात क्योंकि ज़्यादातर होती रहती है, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि करीबन 10 साल से 2010 में जब मुझे ये चीज़ समझ आई और किसी ने मुझे बताया, तो 10 साल से मैं और मेरे हस्बैंड हर ये जो पितृपक्ष चलता है, इसमें पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक हम अपने पितरों को भागवत कथा सुनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये ठीक है, ये इस समय जो धार्मिक आयोजन होते हैं वो भी अच्छा होता है, या कहीं किसी उनकी आत्मा को एक शांति मिलती है। तो 10 साल से ये सिलसिला चल रहा है, और मुझे नहीं पता कि और क्या होता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत सुकून मिलता है। एक घर में बड़ा ही पॉजिटिव सा माहौल रहता है, सकारात्मकता एक नज़र आती है कि हम ये जो कर रहे हैं उससे हमें बहुत ही अच्छा सुकून महसूस हो रहा है। तो आज ये जो चीज़ें, आज जो एक ये वेबिनार रखा है कि श्राद्ध की जो पूजा है, जो श्रद्धा है सभी बुजुर्गों को, खासकर इस कोरोना काल में जो लोग हम आत्माएं, जो लोगों का बलिदान मैं कह सकती हूँ कि रहा, तो उन सबको याद करने का ये हमारे और आपके सभी के बुजुर्गों को एक श्रद्धांजलि है ये। और ये अपने आप में बहुत ही एक अनोखी पहल है, क्योंकि और कहीं किसी और संस्था को ऐसा करते हुए मैंने नहीं देखा है। मैंने भी जब मुझे पता चला तो मैंने अपने पापा के नाम पर अवार्ड के लिए उनको बोला। तो इससे क्या होता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि देखिए हर बच्चे के लिए उसके माता पिता बहुत ही महान होते हैं, समाज के लिए हो या ना हो। मैंने अपने, और हम बच्चे हैं अपने घर से ही सीखते हैं, तो मैंने अपने पापा को देखा बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हुए, धार्मिक आयोजन करते हुए। तो कहीं ना कहीं मैंने वहाँ से सीखा। मैंने देखा कि वो किस तरह से पेड़ वेड़ लगाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे। एक दो मंदिर के आयोजन में उन्होंने सहयोग किया, और धार्मिक आयोजन तो वो बहुत करते ही रहते थे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक परंपराएं हैं जो हमें आगे बढ़ानी चाहिए। अगर मैंने अपने माता पिता से सीखा, तो कल को मेरा बेटा भी कुछ तो सीखेगा इन सब चीज़ों को देखते हुए। और हम, बल्कि मैं ये कहूँगी कि जैसे विजय शर्मा जी कर रहे हैं, शायद इतना बड़ा काम हम नहीं कर पाए, लेकिन एक छोटे छोटे प्रयास हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम वो कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि हम इसका इंतज़ार क्यों करें कि हमारे माता पिता जब मृत हो तब हम ये श्राद्ध में उन्हें याद करें। हमें तो ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे साथ है, जो आशीर्वाद जिनका बना हुआ है, उनकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, खुशियाँ हैं, हम उन्हें वो दें, उन्हें खुश रखें। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना कि आपको सब कोई मिल जाएगा, हर रिश्ता आपको मिल सकता है समाज में,
लेकिन जिनकी वजह से आप इस दुनिया में आए, वो मिलना दोबारा पॉसिबल नहीं है, कैसे भी नहीं है। और माँ बाप ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि किसी भी उम्र में क्यों ना जाए, चाहे हम जब 50 साल के भी हो जाते हैं ना, अगर तभी भी हमारे माता पिता जाते हैं तो हमें उतना ही दुख होता है। मैंने मेरे पापा को 2016 में खोया, लेकिन आज मुझे लगता है कि चलो ठीक है, ये नियति है, जो जीवन जिसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु होनी निश्चित ही है। लेकिन आज मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मेरी मम्मी है, मैं उनका बहुत ध्यान रखूं और वो उनको मतलब ये कमी महसूस ना होने दूं कि आज पापा नहीं है। तो आप सब लोगों के आज विचार भी मैंने अभी जिन लोगों के सुने, तो एक बहुत ही सुकून मिल रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि इस चीज़ पर हम बात कर चुके हैं, वही बातें हैं और हम सब लोग कहीं ना कहीं इन बातों को समझते हैं, इनसे सहमत हैं, जिसकी वजह से आज हम इस मंच पर एक साथ हैं। मैं आरजेएस को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि एक अलग सोच लेकर जो वो चले हैं, एक नया एक आयाम, एक नया लोगों के लिए एक उदाहरण पेश कर रही है आरजेएस संस्था इस तरह के कदम उठाकर। और आगे भी उम्मीद है कि ऐसी ही चीज़ें होती रहेंगी। संजय वशिष्ठ जी अपनी बात को जब बोल रहे थे तो फिर बीच में मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन मैं चाहूँगी कि जब सभी लोगों की बात पूरी हो जाए तो संजय जी थोड़ा सा अपने विचार और हमारे साथ साझा कीजिएगा। आपकी बात सुनने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मन्ना जी को मैं बधाई देना चाहूँगी, दीप माथुर जी को, और धन्यवाद करना चाहूँगी दिल से कि इस संस्थान के साथ मुझे जुड़ने का मौका दिया, अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। और दूसरा, ये जो चल रहा है इस समय, आज का जो ये वेबिनार है, ये अपने आप में बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अनूठा है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद रिंकल शर्मा बहन जी। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों ने वेबिनार में, आपके यहाँ नेट का प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमारे यहाँ नेट की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा आज परेशान किया है, लेकिन खैर आप लोगों को सुनने का रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है और आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यहाँ पर अगर दीप माथुर जी जुड़े हुए हैं तो उनसे निवेदन करेंगे। कौन कौन बोले हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान में आरजेएस के ऑब्जर्वर जो हैं दीप माथुर जी भी शामिल हो गए हैं। और दीप माथुर जी अगर सुन रहे हैं तो कृपया आप स्क्रीन पर आइए। दीप माथुर जी जुड़े हुए हैं, अपने माइक को अनम्यूट करके दीप माथुर जी आप आइए। दीप माथुर जी, ये मैं बता देता हूं कि ये सेशन जो है प्रखर, आप अगर सुन रहे हैं, इस सेशन को एक्सटेंड किया जाएगा 2 मिनट अंतराल के बाद। हम लोग बहुत ही सोच समझ के पितृपक्ष में ये सालाना कार्यक्रम कर रहे हैं और हर साल करेंगे। तो इसकी बुनियाद जो रखी जा रही है उसकी पुख्ता नींव जो है मजबूत होनी चाहिए। बहुत सी चीजें अधूरी रह गई हैं, और जैसे कि संजय वशिष्ठ जी को याद कर रहे हैं लोग, तो आरजेएस फैमिली में संजय वशिष्ठ जी बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं। तो दीप माथुर जी अगर जुड़ गए हैं तो कृपया स्क्रीन पर आ जाएं और अपने विचार व्यक्त करें। आपके धर्मपत्नी स्वर्गीय शोभा माथुर जी के नाम पे आपने अवार्ड घोषित किया है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। तो जरा ये आरजेएस की फिलॉसफी जो है महापुरुषों और पूर्वजों का, उसको भी जरा सा बताएं। आप आरजेएस ऑब्जर्वर हैं। दीप माथुर जी प्लीज माइक को अनम्यूट करके आ जाइए। जी दीप माथुर जी। सर सुन पा रहे हैं आप? दीप माथुर जी, दीप माथुर सर, आप सुन पा रहे हैं? शायद हमारी सर आवाज नहीं पहुंच पा रही उनके पास। दीप माथुर जी अगर सुन रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं, माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर, आपका माइक म्यूट है अभी। दीप माथुर सर। आशीष पांडे जी बोले हैं? नहीं सर, आशीष पांडे जी रह गए, रिंकल सर। आशीष पांडे जी जी 1 by 1 जो आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, ये कार्यक्रम वो बोलेंगे। उसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं। आशीष पांडे जी आप तैयार हैं क्या? ये आवाज पहुंच नहीं रही है। हम लोग 1 मिनट का मौन आप अनाउंस कर दीजिए। प्रखर जी
हम लोग 1 मिनट का मौन धारण कर लेते हैं। सभी मृतात्माओं को, इसमें कोरोना काल में जिन लोगों की डेथ हुई है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, शहीद हुए हैं, जैसे कि जतिन दा, जो कि जतेंद्र नाथ जी हैं, वो जेल में ही किस तरह से उन्होंने जब दोयम दर्जे का नागरिक क्रांतिकारियों को बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो जेल में ही 63 दिन तक अनशन किया उन्होंने। जबरदस्ती खाना खिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। जतेंद्र नाथ जी का आज उनके दिवस को मनाते हुए हम लोग श्रद्धांजलि दें। जो शहीद हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह, जितने 7.5 लाख तकरीबन लोग शहीद होकर इस देश को आजाद कराए, और कलम के सिपाही या बुद्धिजीवी या जो सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, देश के लिए सोचते हैं, उन सब सकारात्मक व्यक्तित्वों को आज पितृपक्ष में हम लोग श्रद्धांजलि के लिए 1 मिनट का मौन रखें। और ये बता दें कि इसके बाद ये कंटिन्यू 2 मिनट के अंतराल के बाद ये सेशन फिर से शुरू हो जाएगा। बहुत सारी बातें करनी है। ये सालाना कार्यक्रम की नींव डाली जा रही है। हर साल जो है पितृपक्ष में आरजेएस का कार्यक्रम होगा। अगर कोरोना काल नहीं होगा तो हम लोग फिजिकली उपस्थित होकर कार्यक्रम करेंगे। तो 1 मिनट का मौन आप लोग घड़ी देख लीजिए, और अपने अपने पूर्वजों को, जिनका खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, उनको आप लोग याद कीजिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आप आज दुनिया को देख पा रहे हैं, दुनिया की खूबसूरती को देख पा रहे हैं, दुनिया का आनंद उठा पा रहे हैं। तो आप लोग जी धन्यवाद। 1 मिनट का मौन। 1 मिनट के लिए सभी प्लीज मौन रख लीजिए। 1 मिनट का मौन, 1 मिनट का मौन अनाउंस कर दीजिए आप प्रखर जी, सब तक आवाज पहुंच जाए। अपने अपने पूर्वजों को आंख बंद करके याद कीजिए, अपने अपने उन पूर्वजों को जिनकी वजह से आप इस दुनिया को की खूबसूरती देख पा रहे हैं। ठीक है सर, सुन पा रहे हैं सब। अभी हम स्टार्ट करते हैं। बाप बैठा है दुकान खोल के, ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद सभी लोगों का, धन्यवाद। अब आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता जो है वो आए स्क्रीन पर। आशीष पांडे जी, दीप माथुर जी अगर सुन रहे हैं तो दीप माथुर जी आ जाइए आप। आशीष पांडे जी, चाय पिलाना। आशीष पांडे जी, हाँ आशीष पांडे जी बताइए और बताइए। आशीष पांडे जी, आशीष पांडे जी, आशीष पांडे जी, सर जब तक संजय सर को सुन लेते हैं। आशीष पांडे जी उनका हैंग लग रहा है मुझे। अच्छा, आपके पास नंबर हो तो नंबर कॉल करके उनसे कहिए। तो दूसरे लोगों को आप अनाउंस, अगर आवाज सुन रहे हैं तो आप सौरभ जी सुन रहे हैं? सौरभ जी माइक अनम्यूट करके बोलिए। सौरभ जी आप हाँ सौरभ जी हाँ पिताजी के बारे में बोलिए और आप बताइए। पूर्व डीआईजी
जिनके अवार्ड की घोषणा की गई है। पिताजी के बारे में बताइए और किस महापुरुष के नाम पे अवार्ड आपने घोषित किया है आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान। जी सौरभ जी। मैंने राष्ट्रीय सम्मान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित किया है। और मेरे पिताजी रिटायर्ड डीआईजी थे और इस पद पे रहते हुए उन्होंने मतलब समाज के लोगों का या फिर अपने लोगों का वो हमेशा सभी के लिए मतलब हर समय मतलब उपस्थित रहते थे सेवा करने के लिए। और उनके जीवन से और उनके कार्य शैली से हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है और अपने जीवन में उसको उतारने का भी कोशिश हम लोग करते हैं। और जहाँ तक संभव हो हम लोग सबके लिए मतलब उनकी जो सोच थी उसको हम लोग अपने लाइफ में भी एप्लीकेबल करते हैं और लोगों को भी वो चीज सिखाते हैं। और पुलिस अधिकारी रहते हुए किस तरह के उनकी कार्य प्रणाली थी? पुलिस अधिकारी के पद पे मतलब वो डीआईजी भी थे और अपने जब वो कार्यकाल में थे तो साबुद्दीन को मतलब सरेंडर कराया था और उनका स्पेशल पोस्टिंग सिवान में हुआ था। और उस समय जब नरसंहार हुआ था करीब 5 पुलिस अधिकारी के अलावा उनका 6वां एज अ सीनियर एसपी उनको वहाँ पे दिया गया था, क्योंकि पहले भी वो सिवान में मतलब रह करके काफी कुछ कंट्रोल किए थे। मतलब उनके जो भी उनकी इल एक्टिविटीज थी तो काफी लोग सराहे थे उनके कार्य को। और उस समय उन्होंने मतलब सीएम के स्पेशल मतलब डेपुटेशन होने के बावजूद साबुद्दीन को उन्होंने मतलब सरेंडर कराया था। और चतरा में उनके रहते हुए पहली बार मतलब लोकसभा इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन पहली बार सक्सेसफुल हुआ था बिना किसी मतलब नक्सलाइट एक्टिविटीज के। और उनको इसके लिए मतलब डीजीपी की तरफ से और सीएम की तरफ से लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी मिला था। और खगड़िया में जब वो डीएसपी के पद पे थे तो मोहन सिंह डाकू को अकेले उन्होंने पकड़ा था बिना किसी पुलिस फोर्स के। और जब तक पुलिस ऑफिसर्स का और बाकी टीम का सपोर्ट मिला तब तक वो अरेस्ट हो चुके थे, मतलब जो डाकू थे। और जहानाबाद में भी जब वो थे तो उस समय जो दंगा हुआ था उसमें भी वो पूरे बैच को, उस समय वो ट्रेनिंग पीरियड में थे, तो पूरे बैच को मतलब अवार्ड मिला था सीएम की तरफ से। हेलो जी हेलो सौरभ जी। जी भैया। तो ये हाँ मतलब बोलिए। हाँ तो सौरभ कुमार जी पूर्व डीआईजी के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। और आपकी माता जी श्रीमती सिंधु सिंह जी ने ये अवार्ड घोषित किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ कुमार जी। आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान और सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है उससे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब आशीष पांडे जी अगर जुड़े हुए हैं तो आप आ जाइए स्क्रीन पर। आरजेएस के आप अवार्ड के भेंट करता है आशीष पांडे जी, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। सर अभी रोकिए सर, अब 1 मिनट बाद दूसरे लिंक से जुड़िएगा, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा ये लिंक। अच्छा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो हम बताना चाहेंगे कि पितृपक्ष चल रहा है और संजय वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं। दूसरा सेशन शुरू होगा तो संजय वशिष्ठ जी से शुरू किया जाएगा, क्योंकि रिंकल शर्मा बहन जी ने एक उनकी कुछ बातें सुनने के लिए इच्छा जताई है। संजय वशिष्ठ जी आप अगर जुड़े रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और बाकी आशीष पांडे जी से शुरू किया जाएगा और दीप माथुर जी को भी कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। समय समाप्त हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट के अंदर ही आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये पितृपक्ष में एक आधार डाली जा रही है पहली बार आरजेएस की 5वीं वर्षगांठ पे, कि हम लोग पितृपक्ष में अपने अपने पूर्वजों को याद करने के लिए
एक दिन या तो फिजिकल प्रोग्राम करेंगे, आमने सामने बैठकर अपने पूर्वजों की बात करेंगे, या फिर हम लोग वेबिनार करेंगे, जैसी स्थिति होगी। तो इस वक्त सब लोग जुड़े हुए हैं और अपने अपने पूर्वजों को याद किया, 1 मिनट का मौन रखा गया है, हम लोग उनको याद कर रहे हैं। गायत्री मंत्र हम शुरू कर देते हैं अगर ये हो तो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। बोलिए बोलिए आप लोग।